हैं चामुंडेश्वरी, हासन, हुबली, बेल्लारी, बादामी और शिमोगा, जहां पर मतदान चल रहा है। और 11 बजे तक जो हमारे पास जानकारी थी उसके मुताबिक 24% मतदान हो चुका था। सुबह धीरे मतदान के बाद अब वोटिंग की रफ्तार जो है वो बढ़ी है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि 11 बजे तक 24% मतदान हुआ था। विधानसभा 224 सीटों की है, लेकिन कर्नाटक में अभी 222 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। राजराजेश्वरी नगर विधानसभा सीट पर फर्जी वोटर कार्ड मिलने के बाद मतदान की तारीख बदल दी गई। वहीं जयनगर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की मौत की वजह से मतदान टल गया है। कर्नाटक को 2019 आम चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में जीत के लिए हर पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा है। तो हमारे साथ अवधेश जी बने हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आचार्य गोविंद वल्लभ जोशी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश जी, ये जो चुनाव है इसमें जिस तरीके से हमने पूरा प्रचार देखा, नेता, मंत्री, पीएम और दूसरी तरफ से भी हमने देखा पूरा जोर लगाया गया, आपके हिसाब से इतिहास बदलने वाला है या सरकार बदलने वाली है, और कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं? देखिए, ये जरा जोखिम भरा है क्योंकि हम लोग चुनाव परिणाम के पहले एक आकलन दे दें, इसलिए मैं उससे तो बचूंगा क्योंकि फिर उसमें खतरा ज्यादा रहता है। लेकिन ये बात ठीक है कि कर्नाटक के चुनाव में इतनी दिलचस्पी देश की मैंने कभी नहीं देखी जो इस बार दिखी है। और उसका एक कारण तो मुझे यही लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भारतीय राजनीति में एक अजीब प्रकार का रूपांतरण किया है, जिसके कारण हम पूर्वोत्तर से लेकर के और उन सब चुनावों में जो पहले चर्चा नहीं होती थी कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटक के कई मायने में विशेष इस चुनाव के महत्व रहे हैं। उसका पहला तो यह है कि कांग्रेस के पास अब केवल कर्नाटक सबसे बड़ा राज्य बचा हुआ है। 3 राज्यों में उसकी केवल सरकार बची हुई है। साथ ही साथ 2019 में अगर दावेदारी करनी है तो उसको केवल वहां की सरकार बचानी आवश्यक है। अगर कर्नाटक में कांग्रेस हार जाती है, जो लगातार उसके हार की प्रक्रिया जारी है, तो फिर उसका आत्मविश्वास और खत्म होगा। तो इस नाते कांग्रेस के लिए भी इसका महत्व था। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए जो दक्षिण की एक सरकार थी जो 2013 में चली गई थी, उसको अगर फिर से वापस मानते हैं तो वो कह सकेंगे कि हम कैसे अखिल भारतीय पार्टी हैं। और 2019 और इस साल होने वाले 3 प्रमुख विधानसभा चुनाव में थोड़े ज्यादा आत्मविश्वास के साथ जा सकते हैं। लेकिन एक चीज देखिए, आपने भी ये गौर किया होगा कि बीजेपी हाल के दिनों में जितनी जगह पर भी चुनाव लड़ी, उनमें से ज्यादातर में या लगभग सब में ही उसने मुख्यमंत्री पद का चेहरा सामने नहीं रखा। बार बार ये कहा कि विधायक जो चुनकर आएंगे वो नेता चुनेंगे या संसदीय बोर्ड जो है वो फैसला लेगा। यहां येदियुरप्पा का चेहरा सामने रखना पड़ा। इसकी वजह ये दिखाता है कि बीजेपी कर्नाटक में उतनी मजबूत नहीं है कि वो बिना चेहरे के उतर पाती या सिर्फ पीएम के चेहरे के साथ चल पाती। क्या ये अपने आप में साबित करता है कि जो दावा है कि 130 135 सीट जीत जाएंगे, ये चुनावी वादा ज्यादा है या दावा ज्यादा है, जमीनी हकीकत से थोड़ा दूर है? नहीं, देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में उदय हुआ है, उसमें 2013 के चुनाव को छोड़ दीजिए। 2013 में चूंकि येदियुरप्पा विरोध करके अलग चले गए थे, उन्होंने अलग पार्टी बना ली थी। 20 साल श्रीराम आलू ने अलग पार्टी बना दी थी, तो उसका एक ठोस वोट बैंक तो है, इसको तो नकारा ही नहीं जा सकता है। कांग्रेस और के लगभग बराबर है अगर 2013 के केवल विधानसभा को निकाल दीजिए। देखिए, येदियुरप्पा का चेहरा उनको सामने लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि सामने एक मुख्यमंत्री का चेहरा है सिद्धारमैया का, तो उसके पैरेलल भारतीय जनता पार्टी में कोई नाम नहीं था। और सिद्धारमैया ने जिस ढंग से वहां कांग्रेस पार्टी होते हुए क्षेत्रवाद का कार्ड चला था, तो त्रिपुरा में भी सीएम का चेहरा था, वहां तो किसी को नहीं, लेकिन जिस ढंग से क्षेत्रवाद का कार्ड इसने चला सिद्धारमैया ने, हिंदी विरोध, कर्नाटक का अलग झंडा, उसमें कन्नड़ स्वाभिमान जगाने की स्थिति पैदा की। एक तो ये कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को एक कन्नड़ लिंगायत कार्ड भी मुझे लगता है। दूसरा मुझे लगता है कि वो जो आप अब ही कहना चाह रहे हैं कि 2013 में उनके विरोध के बाद जो लिंगायत वोट बट गए थे, 40% के आसपास सर्वे बताता है कि कांग्रेस के पास वोट गए थे, उसको कंसोलिडेट करना अगर है तो इनके चेहरा को फिर से सामने लाना पड़ेगा। और तीसरी बात यह भी है कि कर्नाटक में उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसको बाद में उठा के ले आते। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने असम में भी पहले आपको सीएम का उम्मीदवार घोषित करके ही चुनाव लड़ा था, अब बाकी जगह वो कम लड़ते हैं, तो इसीलिए येदियुरप्पा को लाया गया। जो दूसरी बात आप कह रहे हैं, देखिए, 2000 कांग्रेस का तो एक जनाधार रहा है, बात ठीक है,
लेकिन जनता दल एस का आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा वो 1994 को छोड़ दीजिए तो उनकी सबसे ज्यादा सीटें 58 जो है 2004 में ही आई थी। बाकी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही नंबर 1 और 2 रही है हमेशा। तो इसलिए चूंकि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का दावा है उसका कारण मुझे लगता है कि येदियुरप्पा की वापसी और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव का जो परफॉर्मेंस था इनका 17 सीटें मैंने करीब 43% वोट और 132 विधानसभा में आगे रहना, ये जो मायने था और उसमें जनता दल इसका बिल्कुल सिमट जाना 11% वोट तक आ जाना, ये इनके आत्मविश्वास का एक कारण हो सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग अभी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कौन पार्टी जीतेगी। लेकिन कांग्रेस मानना भी नहीं चाहिए और कहना भी नहीं चाहिए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों जो है ना, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक लड़ाई जो है वो सघन है ये करना। ठीक है, और हम दर्शकों को फिर से याद दिला दें कि शाम 5 बजे जैसे ही मतदान खत्म होगा इंडिया न्यूज पर हम एग्जिट पोल आपको दिखाने वाले हैं और बहुत सटीक एग्जिट पोल दिखाएंगे जिससे आपको नतीजे आने के पहले अंदाजा लगेगा कि क्या स्थिति है। प्रकाश पांडे हमारे साथ जो है न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं, इस वक्त माफ कीजिएगा बेंगलुरु से इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रकाश, आप तो बेंगलुरु में मौजूद हैं और वहां पर बताया गया कि कल इतनी बारिश हुई कि बाहर निकलना मुश्किल था और सड़क तालाब बने हुए थे। क्या ये मुद्दे वहां पर हैं जिसके लिए लोग वोट डाल रहे हों? सुशांत, केवल कल ही नहीं है, अलबत्ता यहाँ पिछले 2-3 दिनों से जो है ये मौसम बना हुआ है कि लगातार बारिश हो रही है और पानी भर जा रहा है जो शहर के निचले इलाके हैं। यहां तक कि कल जब हम लोग यहाँ पहुंचे हैं 3 घंटे में एयरपोर्ट से एटलीस्ट जो होटल था वहां शहर में पहुंचने में हमें लग गया। और ये भी खबर है कि निचले इलाकों में जहां पानी भरा था वहां पे किसी की मृत्यु भी हो गई, किसी महिला की। लेकिन यहाँ पे उसके बावजूद लोगों में जो जोश और जज्बा है वो काबिले तारीफ है वोट डालने के लिए। सुबह 7 बजे से यहाँ वोटिंग शुरू हुई। यहाँ पे बाकायदा जो है लोगों ने अपील की थी, पार्टियों ने भी अपील की थी चुनाव आयोग से कि चुनाव का समय बढ़ाया जाए। तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आधिकारिक रूप से जो है चुनाव ये होंगे, यहाँ पे वोट डाले जाएंगे और 6 बजे भी जो लाइन में लगा होगा उसको भी वोट डालने की परमिशन होगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 11 बजे तक का जो आंकड़ा था वो 24-25% से ज्यादा था और अब 1 से ऊपर हो चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हो रहा है यहाँ पे। तो बारिश का कोई असर नहीं है। अलबत्ता मौसम पिछले आधे घंटे से जरूर करवट बदलने लगा है क्योंकि फोरकास्ट ये है कि आज भी 3 बजे के बाद से ऐसी बारिश होगी। अगर आप थोड़ा बहुत महसूस कर पा रहे हो तो फिर से यहाँ बदरी छा रही है, बीच बीच में धूप निकल रही है लेकिन तेज हवाएं चलने लगी। लेकिन लोगों में जो है जो जोश है उसमें कोई कमी नहीं आ रही है और वोट डालने लोग लगातार पहुंच रहे हैं। इसलिए बारिश कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, बारिश नहीं, मैं जानना चाह रहा था कि वो बारिश की वजह से जो वाटर लॉगिंग हुई थी, वो सड़कें जो खराब हैं या जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेंगलुरु में बात होने लगी है आजकल पिछले कुछ सालों से, ये सब मुद्दे वहां पर हैं क्या, या फिर कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट डालने के लिए लोग जो है जा रहे हैं मतदान केंद्र तक? देखिए, मुद्दों की अगर बात की जाए सुशांत, तो ये मुद्दे चुनावी मुद्दे जरूर बने थे, लेकिन यहां टोटल अगर देखा जाए तो फाइट जो है केवल बीजेपी और कांग्रेस में। जेडीएस का जरूर कहीं कहीं कुछ सीटों पर खासा रसूख है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज अगर इतना ज्यादा हो रहा है तो ये मान के चला जाए कि फाइट केवल इन 2 पार्टियों में हो रही है। और यहां पे एक ये भी अगर पुराने रिसर्च निकाले जाए तो है कि देश में अन्य जगहों पे सुशांत जहां वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा जब होता है तो माना जाता है कि वोट फॉर चेंज है, लेकिन जब भी यहां पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो बहुत कांटे की टक्कर रही है। तो ये सब मुद्दे जो है चुनावी मुद्दे तो हो सकते हैं, लेकिन यहां पर मठों का जो बहुत ज्यादा लोगों में असर दिखता है तो दोनों पार्टी के नेताओं ने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह भी नेता जो है जाने से पहले यहां तक कि देवेगौड़ा भी जो है मंदिर में गए, दोनों पार्टियों के नेता मंदिर में गए और अब दोनों ही पार्टियों के नेता जो है आधा दिन बीत जाने के बाद अगली खबर पे या कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं प्रकाश, उसके पहले छोटा सा जवाब दीजिए, सत्ता में आ रहे क्या हैं। वहां इस बात की चर्चा है कि पीएम नेपाल में कौन कौन से मंदिर गए हैं? जी देखिए, यहां वोटों में वोटर जो आ रहे हैं वो कुछ लोग कह रहे हैं कि पीएम वहां गए हैं तो कहीं ना कहीं यहां पे लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अगर नेपाल गए हैं तो पशुपतिनाथ दर्शन करने में कोई गुरेज नहीं है क्योंकि वो एक हिंदू राष्ट्र रहा है नेपाल। तो मिक्स्ड रूप का रिएक्शन है लोगों में, तो उसका क्या असर होगा, किस लिए वो यात्रा का, वो अब आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उसका असर जो है बिल्कुल मिक्स रिएक्शन है लोगों में। ठीक है, कांग्रेस पार्टी भी आरोप लगा रही है कि पीएम जो मंदिर जा रहे हैं वो कर्नाटक में वोटर को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद